Good morning to everyone. I am Dr. Mohammad Shahid Iqbal, MD मेडिसिन जनरल फिजिशियन। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं एक अवेयरनेस को लेकर के, एंटीबायोटिक अवेयरनेस इवेंट। ये हर साल 18 नवंबर से 24 नवंबर एंटीबायोटिक अवेयरनेस, एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। ये मतलब पूरी दुनिया में मनाई जाती है ये चीज़, है ना। इसलिए मनाया जाता है ताकि जो एंटी माइक्रोबियल्स, खास करके एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस हो रहे हैं, उसको रोका जा सके। अगर हम बात करें कि ये एंटी माइक्रोबियल्स है क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या, तो मुख्तसर में ये है कि हमारे जो बदन में हमारे जो है ना अलग अलग जो ऑर्गेन्स है ना, हमारे जो खासकर से निमोनिया सुने होंगे ना, निमोनिया बच्चे में भी होता है, बड़े में भी होता है। इन्फेक्शंस हो जाता है पेट का या फिर पेशाब का ना, या ऊपर में भी जो है कि चमड़े के ऊपर भी घाव अगर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उस तरह के कंडीशंस में जो है एंटी माइक्रोबियल्स का यूज किया जाता है। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उससे मारने के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। अगर फंगस कवक का अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटी फंगल का इस्तेमाल होता है। अगर है ना मतलब पैरासिटिक, जैसे को पेट खराब हो जाता है, खास करके है ना अमीबा का इन्फेक्शन उसमें होता है ना, तो उसके लिए एंटी पैरासिटिक की ज़रूरत होता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर ही सब आते हैं। लेकिन ये खास करके जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। इन दवाओं का अगर जो है, ये तो हमारे लिए तो है बहुत यूज़फुल, हम जो इस्तेमाल करते हैं, है ना। और ये इसके बिना अगर इमेजिन करना चाहें, अभी सोचना चाहें तो बहुत मुश्किल है सोचना कि मेडिकल लाइन या फिर मेडिकल फील्ड या फिर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या पेशेंट का इलाज बहुत मुश्किल है बिना एंटीबायोटिक के। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं रूटीन लाइफ में जब ये चीज़ें होती हैं तब। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, ओवर यूज हो जा रहा या मिस यूज हो जा रहा। जहाँ ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर भी लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं या दे दिया भी जा रहा है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो अगर ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर है या जो इन्वायरमेंट में है, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक रक्षा कवच बना लेता है, अपने अंदर ऐसे चेंजेस कर लेता है कि उस पर जो है कि वह एंटीबायोटिक फिर असर नहीं करेगा। या एंटी माइक्रोबियल्स, अगर दूसरी इन्फेक्शन की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल्स असर नहीं करेगा। इसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आप लोग उस रिपोर्ट में देखे होंगे कल्चर सेंसिटिविटी होता है, पेशाब का जो खास करके जांच होती है, तो उसमें जो है देखा जाता है कि ये इन्फेक्शन क्या है और उस इन्फेक्शन पे या उस बैक्टीरिया पे कौन एंटीबायोटिक काम करेगा, दोनों रिपोर्ट रहता है। तो आजकल जो है रिपोर्ट में ये देखने को मिल रहा है कि जो कॉमन दवाएं हैं जो कि सस्ती भी हैं और कॉमन भी यूज होता है, वो सब जो है धीरे धीरे अब जो है ना सब रेजिस्टेंस होते जा रहा है। तो रिपोर्ट में सबका मिल रहा है कि ये सारी जो दवाएं हैं जो कॉमनली यूज होता है वो सब रेजिस्टेंट उसमें आ रहा है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज, ओवर यूज हो गया है। तो इसी को अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये हर साल ये एक तरह से कैंपेन इवेंट मनाया जाता है ताकि जनरल पब्लिक, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्सेज ना, पॉलिसी मेकर, ठीक है, एनजीओ, स्कूल्स, हर लोग इसमें हिस्सा ले करके इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ये कम हो, आगे ना बढ़े, है ना, इसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये हर साल ये मनाया जाता है।
इंडिया में इसके लिए जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 में लॉन्च हुआ था। इसी को खास करके इसी को ध्यान रखने के लिए कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आगे ना बढ़े या कम हो, लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें, है ना। और WHO भी जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसके लिए जो है कि बहुत ज़्यादा चिंतित है, पूरी दुनिया इसके लिए चिंतित है। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग, अभी कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं इस साल भी, अभी नवंबर में भी जो हुए हैं, ठीक है, इसी को ले करके। तो एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो इसका खास सिर्फ बैक्टीरिया पे काम होता है। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो कि वायरस से होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड, किसी को हल्की से सर्दी बुखार हुई, खांसी हुई, ठीक है, तो जनरली जो है उमूमन जो है वो वायरस से होता है। अगर किसी को जो है कि हल्का सा नज़ला हो गया या हल्का सा जो है कि ठीक है बुखार भी अगर आ गया, तो जनरली ये चीज़ें जो है वायरस से होती है। पेट अगर ख़राब हुआ जनरली वायरस से होता है। फ्लू हो गया जनरली वायरस से होता है। उसी तरह से डेंगू है ना, आप लोग अब तो बहुत, अभी तो बहुत ज़्यादा पीक था, अभी भी है, तो वो भी क्या है, वायरस से है। तो जो वायरस से हो रहा है अगर उसमें अगर एंटीबायोटिक देंगे तो उसमें कोई रोल नहीं है उसका। एंटीबायोटिक का जो अपना साइड इफेक्ट है वो तो हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, हाँ नुकसान हो जाएगा, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। और जो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है ये इतना खतरनाक है कि अगर एक आदमी इस्तेमाल किया एंटीबायोटिक और उसके बदन में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुआ उस बैक्टीरिया को लेकर के, तो सिर्फ उसी को नुकसान नहीं होगा, पूरे कम्युनिटी उससे अफेक्टेड होंगे। जो आसपास के जो लोग रह रहे हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया उससे अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ना वो पूरे इन्वायरमेंट में फिर आ जाती है ना, थ्रू, मतलब कि अगर हम है ना कि स्टूल या फिर यूरिन या फिर जो है कि है ना हवाओं के जरिए से, ठीक है, तो ये जो है कि फैलती है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके, तो पूरे इन्वायरमेंट में फैलती है। उसके थ्रू एक जगह का जो है कि रेजिस्टेंस दूसरे जगह भी फैल सकती है, ठीक है। तो पार्टिकुलरली जनरली एक जगह पहले रहती है वो रेजिस्टेंस। उमूमन देखा जाता है कुछ एंटीबायोटिक इस एरिया में काम कर रहे हैं और उस एरिया में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलती हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ों में जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। उमूमन ये होता है कि किसी को हल्का सा लैट्रिन हुआ, पेट खराब हुआ, वो चले गए केमिस्ट के पास, मेडिकल शॉप के पास, उसको नॉर्फ्लॉक्स टीजेड, O2, ओफ्लॉक्स ओजेड, जो भी है तरह तरह की दवाएं हैं उसको दे दिए। या हल्की से सर्दी हुई, खांसी हुई, हल्का बुखार हुआ, उसको 2 दिन का जो है एंटीबायोटिक दे दिए, एक पैरासीटामोल दे दिए, सेट्रिजिन दे दिए, लीजिए खा लीजिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। उमूमन यही देखा जाता है। फिर जब ठीक नहीं होता है तब फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। ये चीज़ें करने से क्या है ना कि नुकसान सिर्फ अपना नहीं है। अगर हम कुछ एंटीबायोटिक अगर बात करें जो कि कॉमनली इस्तेमाल होता है, जैसे कि है ना एमोक्सिसिलिन क्लेबुलोनिक एसिड, क्लेवम के नाम से जाना जाता है, एमोक्सिक्लेब के नाम से जाना जाता है। उसका कॉमन साइड इफेक्ट है डायरिया। अजिथ्रोमाइसिन की अगर बात करें जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, अभी कोविड के टाइम में बहुत इस्तेमाल हुआ, ठीक है, तो उसका भी एक कॉमन साइड इफेक्ट है डायरिया, ठीक है। सब लोगों को नहीं होता लेकिन मैक्सिमम को होता है। तो जहाँ पर इस्तेमाल नहीं, जहाँ पर उसका यूज नहीं है, हम उसको वहाँ पर यूज कर लिए थे, एक तो रेजिस्टेंस हुआ, जो बैक्टीरिया अपना जो था वो उससे जो सेंसिटिव था उस पर काम कर रहा था, हो सकता है कुछ दिन के बाद वो एंटीबायोटिक उस पर जो है काम नहीं करेगा, और उसको जो साइड इफेक्ट होना था उसको डायरिया हो गया। डायरिया नहीं था उसको, बुखार थी सिर्फ, अब एंटीबायोटिक खाए तब क्या हुआ, डायरिया हो गया, है ना, लैट्रिन हो गया। अब उससे फिर और आगे के जो कॉम्प्लिकेशन, अगर ओल्ड एज है, डायरिया हुआ तो फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, आगे के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाता है। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं कि उससे जो है पूरा रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, और रिएक्शन इस हद तक हो जाता है कि बीपी कम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाता है, सीरियस इशू हो जाता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, ठीक है। तो जो साइड इफेक्ट है एंटीबायोटिक के वो तो होगा इस्तेमाल करने से। जहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक तो नुकसान हो रहा है रेजिस्टेंस का, और दूसरा साइड इफेक्ट भी हो रहा, फ़ायदा भी नहीं हो रहा। इसीलिए एंटीबायोटिक का सही जगह इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सही जगह इस्तेमाल करना, सही डोज के साथ इस्तेमाल करना, सही टाइम पे इस्तेमाल करना, है ना।
और उसको फिर डीएस्केलेट करना, उसको धीरे से कहाँ पर चेंज करना, कहाँ पर हटाना। अगर किसी को होता है, कोई हॉस्पिटलाइज रहते हैं, कभी कभी जो है कि उनको इंजेक्शन पड़ता है एंटीबायोटिक का, तो वो इंजेक्शन को ऐसा भी होता है जब छुट्टी होने लगता है या फिर पहले भी जहाँ ज़रूरत नहीं है, तब फिर उसको आईवी से इंजेक्शन से फिर ओरल किया जाता है। 3 चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है, डायग्नोसिस भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो उसमें उसका फॉर्मूला है 4D, है ना, राइट डोज, राइट ड्रग, है ना, राइट ड्यूरेशन, ठीक है, डीएस्केलेशन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। अभी जो है कि लोग प्रेशर भी कर देते हैं ना, जैसे कि खास करके यहाँ भी देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 दिन का मेडिसिन मिलता है, ठीक है। तो अब कुछ एंटीबायोटिक का कोर्स होता है ना 5 दिन 7 दिन, ठीक है। अब लोग बोलते हैं यहाँ पर आकर के, डॉक्टर साहब इससे फ़ायदा हुआ, डॉक्टर साहब इससे फ़ायदा हुआ, आप सारा चीज़ उस पर रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ एंटीबायोटिक के साथ वो चीज़ नहीं है, उसका कोर्स है, वो कितना दिन खाना है, वो कोर्स है, लिमिटेड है। वो विटामिन नहीं है कि बस रिपीट कर दें, चलो 15 दिन खा लो, 20 दिन खा लो, है ना। दूसरी बात कि अगर हम एंटीबायोटिक, होता क्या है कि किसी को सर्दी बुखार हुआ, वो एंटीबायोटिक लिए, वो वायरल था, तो वायरल जितनी भी चीज़ें हैं वो उमूमन जो खुद ब खुद ठीक होती हैं, ठीक है। एक वक्त के बाद किसी को 5 दिन 7 दिन 4 दिन 5 दिन जो इम्यून सिस्टम है उस हिसाब से खुद ब खुद वो ठीक हो जाती हैं वक्त पे। अब एंटीबायोटिक लिया तो वो खुद ब खुद ठीक हो रही थी, लेकिन उसको ये लगा कि हम एंटीबायोटिक लिए तो इससे ठीक हो रहे हैं, है ना। ये जो गलत फहमी फैल गई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है कि इसमें अब ये मेन मैटर ये होता है कि अब हमारा यहाँ पर क्या काम है, कि अब हम जो है इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है एज ए, अगर हम डॉक्टर हैं तब, या एज हम जनरल पब्लिक हैं तब, या अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर हैं तब, ठीक है। तो एज ए जनरल पब्लिक हम ये कर सकते हैं कि बिना हम ये तहैया करें, ये अपने आप से जो है कमिटमेंट करें कि हम बिना जो है कि प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ना लें, ठीक है। अगर होता है हर बार डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मानते हैं हम, लेकिन ठीक है, सर्दी खांसी हुई तो कफ सिरप अगर दे रहे हैं तो ले लें, ठीक है। बुखार है तो पैरासीटामोल ले लें, लेकिन एंटीबायोटिक ना लें बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। अब तो डॉक्टर भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है यहाँ पर अवेलेबल होना, आप तो मिलना तो देखिए यहाँ पर भी है, फिर ओपीडी अप्रॉक्स, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हर जगह, जो अवेल नहीं करते हैं कर सकते हैं उसके लिए, तो हर जगह अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ संपर्क करें अगर उनको लगेगा, ठीक है। और एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के ये पर छोड़ दें, उनको प्रेशर ना दें कि डॉक्टर साहब हमको एंटीबायोटिक लिख दीजिए, हमको ठीक नहीं होता है। अगर उनको लगेगा मुनासिब तो वो उसको लिखेंगे। तीसरा कि अगर किसी का एंटीबायोटिक अगर रखा हुआ है, होता है ना किसी हमारा फैमिली मेंबर का रखा हुआ था, ठीक है, उसको वो चीज़ से ठीक हो गया था, या हमारा ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया हुआ, पहले कोई बीमारी थी वो ठीक हो गया था, उससे अब बचा हुआ है, रखा हुआ है, या फिर जाकर किसी को ले लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो चीज़ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक वक्त होता है, मान लीजिए 6 महीना पहले वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव था, हो सकता है अभी सेंसिटिव ना हो, वो काम नहीं कर रहा हो, है ना। 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और चौथा ये कर सकते हैं कि हम जो है कि इन चीज़ों को खुद भी अपने ऊपर जो है इस्तेमाल करें, मतलब इम्प्लीमेंट करें उसको, है ना। अभी का इस बार का जो है कि थीम भी है ना, एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ, मतलब उस चीज़ को सीखें, है ना, उस चीज़ को बताएं, फैलाएं उस चीज़ को, और फिर उस पर जो है कि अमल करें, है ना। तो इस बार का ये थीम भी है ना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, है ना, कि तो बहुत जो है कि ये एक एस्टिमेटेड डाटा है इंडिया का, कि अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसा फैल रहा है, अगर वो फैलता रहे, ठीक है, तो क्या होगा आने वाले वक्त में 2025 या 2025 से 2050 में इंडिया में एक डाटा जो है कि एस्टिमेट किया गया है, मतलब जो रिसर्चर हैं जो स्टैट्स को देखते हैं वो अंदाज़ा लगाए हैं कि 11.8 मिलियन डेथ, मतलब अप्रॉक्स 12 मिलियन, है ना, 12 मिलियन मतलब कि 120 लाख लोगों की मौत हो सकती है सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, इन्फेक्शन हुआ, भर्ती हुआ पेशेंट, है ना, इन्फेक्शन तो कॉमन है ही है, कोई एंटीबायोटिक ही नहीं काम करेगा तो मौत होगी ना, ठीक है। अभी जो इजली सब अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है, या फिर
कुछ ऐसे एंटीबायोटिक सिर्फ बचेंगे जिसका दाम बहुत ज़्यादा है, 4000 रुपया सिर्फ एक इंजेक्शन का दाम है, ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक। अभी एक रिपोर्ट देख रहे थे, किसी का पेशाब का इन्फेक्शन हुआ था, सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थे, एक जो है कि सेंसिटिव था, ठीक है, कोलिस्टीन, उसका जो है कि दाम 4000 रुपये इंजेक्शन है, 3000 रुपये इंजेक्शन है, दिन में जो है कि 3 बार 2 बार पढ़ना है उसको। अगर थेरेपी की बात करें तो 40,000 रुपया पड़ जाएगा एक इन्फेक्शन को ठीक करने का, है ना। तो और ये जो है एक एंटीबायोक्रियल रेजिस्टेंस जो है, अगर वर्ल्ड की बात करें 2019 का ये डाटा है कि 1.27 मिलियन अप्रॉक्स जो है कि मतलब कि 1.5 मिलियन डेथ हुआ है डायरेक्टली इस वजह से 2019 में, और 5 मिलियन डेथ, 50 लाख लोगों की मौत हुई है मतलब कि इनडायरेक्टली इस वजह से, एंटीबायोक्रियल रेजिस्टेंस से, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है कि ये तहैया करें अपने आप से, और इस बात को भी कि चीज़ों को फैलाएंगे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ना लेंगे, अगर डोज जितना दिन का लिखा जाएगा उसको पूरा करेंगे। ऐसा ना हो कि 2 दिन 3 दिन में बीमारी ठीक हो गई, दवा छोड़ दिए, 5 दिन का डोज का छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जो डोज है उसको पूरा करें, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ हम अपने बात को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया। अगर किन्हीं को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अभी आपके सामने डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब जो स्पेशलिस्ट हैं, एमडी मेडिसिन हैं, इसी फील्ड से हैं, उन्होंने एंटीबायोटिक के मिसयूज और उसके रेजिस्टेंस के सिलसिले में बातें आपसे शेयर की। बहुत इंफॉर्मेटिव बातें थी। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। कोई सवाल है तो बताएं, कोई बात समझ में नहीं आ रही है या दिल में कोई सवाल है तो बताएं। अगर किसी को रिएक्शन करेगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो तो जिस कोई भी ड्रग सेंसिटिविटी है, पहले तो अगर एंटीबायोटिक अगर रेजिस्टेंस उसको रिएक्शन किया है, ठीक है, तो ये तो है कि उसको पहले ट्रीट किया जाए। वो जनरल अगर कोई भी ड्रग सेंसिटिविटी हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी हुआ, ठीक है, तो जो उसका ट्रीटमेंट होता है इसका भी वही ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। हम लोग जो स्टेरॉइड देते हैं या फिर, है ना, एंटी एलर्जिक देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, सेम चीज़ वही रहेगा। अब पेशेंट को स्टेबलाइज करना रहता है, ठीक है। जो डॉक्टर्स जो उसको भर्ती एडमिट करके, जरूरत पड़ता है एडमिट करके या फिर ओपीडी बेसिस पर उसको मैनेज किया जाता है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना है कि उस चीज़ को वो याद रखें या किसी पेपर पे लिखवा लें डॉक्टर साहब से, रेड पेन से, कोशिश हो तो रेड पेन से लिखवा लें, ज़्यादा बेटर है। आगे कहीं भी जो है कि जाएं डॉक्टर के पास तो उस प्रिस्क्रिप्शन को साथ में लेके जाएं, या उस मेडिसिन को याद रखें कि हमको ये मतलब इस दवा से हमें रिएक्शन की थी। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस ग्रुप के दूसरे ड्रग से भी एलर्जी हो जाता है, तो अभी डॉक्टर भी देखते हैं कि दूसरे क्लास का या दूसरा मेडिसिन उनको दें जो कि अलग हो, उनको रिएक्शन ना हो। ठीक है, थैंक यू।